बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन की एक स्पेशल एपिसोड में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज का शो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जो गेस्ट हैं वो इतने स्पेशल हैं कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की अगर 2-3 बड़ी सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो ये उनमें से एक है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इनसे प्यार करता है। ग्राउंड में गए तो ऐसे डिसीजन दिए कि पूरी दुनिया इनकी मदाह हो गई। 3 टाइम कंसेक्टिव इन्होंने आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया, 17 इम्तियाज़ हासिल किया। फ़ख्रे पाकिस्तान है जी, वन एंड ओनली द सुपरस्टार अलीम डार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। बड़ी अरसे से मैं ख्वाहिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि आपका इंटरव्यू की दे। इवेंचुअली आज हमें ये आपने इससे ऑनर किया, हमें नवाजा। सर, कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ कवर करें आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपके बचपन के हवाले से, और ओबियसली जो फतूहात, जो कैरियर है आपका, उस हवाले से भी। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। जंग में आप पैदा हुए, अर्ली डेज़ का बताइए, बचपन कैसा था? ओबियसली पाकिस्तान में बच्चे क्रिकेट तो खेलते ही हैं सारे, वो तो शौक था ही। थोड़ा उस हवाले से भी प्लीज़ शेयर करें। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने बताया कि मेरी पैदाइश जंग की है। वाला साहब मेरे पुलिस में थे, तो उनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ़ जगह पे हुई। उसके बाद सरगोदे पोस्टिंग हुई, सरगोदे के बाद बहावल नगर, फिर चिश्तियाँ, फिर सहाले, फिर बखर। तो क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक़ था जी। जब स्कूल के ज़माने से मैं क्रिकेट मैंने खेलनी शुरू की। गुजरांवाले से प्रॉपर क्रिकेट शुरू मैंने की। लेकिन ये कि मेरे जो बड़े भाई थे वो चाह रहे थे कि जी मैं अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो मैं लाहौर जाके खेलूँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था। अच्छा। तो भाई ने मुझे इनकरेज किया और मुझे लाहौर लेके आए, और यहाँ मैंने इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में एडमिशन लिया। ठीक। और वसीम अकरम सबसे पहले बॉलिंग में सिलेक्ट हुए, मैं सबसे पहले बैटिंग में सिलेक्ट हुआ। अच्छा। अच्छी मेरी बैटिंग थी उस वक्त। वालिदैन से मैं वादा करके आया था कि मैं इंशाल्लाह मुझे अगर मैं लाहौर गया तो मैं कुछ ना कुछ बन के आऊँगा। ठीक। लेकिन बनने में क्रिकेटर आया था, लेकिन अंपायर बन गया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, क्या आपको लगा जब क्रिकेट खेल रहे थे, क्या आपको लगा कि शायद वो टैलेंट इतना नहीं है कि टीम में आ सके, या आपको लगा कि ये एक डिफरेंट एवेन्यू है? और हमने आपसे पहले तो शायद हमें नहीं याद पड़ता कोई इस लेवल पे किसी पाकिस्तानी अंपायर ने नाम पैदा किया हो, तो ये सोच कैसे आई? बिल्कुल जी, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से वादा करके आया था गुजरांवाला से लाहौर कि मैं क्रिकेटर बनने जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दें। फिर बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। लेकिन क्रिकेट मैंने खेली स्कूल लेवल पे, ग्रेड 2 लेवल पे मेरी सेंचुरीज काफ़ी हैं। अच्छा। लेकिन फर्स्ट क्लास लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। और जब मैंने सोचा कि मैं अब क्रिकेटर नहीं बन सकता, जो मैं पेरेंट्स से अपने वादा करके आया था कि मैंने अब क्रिकेटर बनना है, तो लकीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडवर्टाइज़ किया कि जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इस प्रोफेशन में ज्वाइन करना चाहें हम उनको वेलकम कहेंगे। तो लकीली मैंने बड़ी अर्ली एज में इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। उस वक्त बड़े बड़े सीनियर अंपायर थे, जो उसको ट्रेंड भी ऐसी था कि बड़े बड़े 50 साल से ऊपर अंपायर। मैं ये समझता हूँ ये जो अंपायरिंग का ट्रेंड शुरू हुआ मेरे और साइमन टाफल से शुरू हुआ, जो आने शुरू, बकनर थे, शेफर्ड थे, वो बहुत ज़्यादा बड़ी एज के जी। तो हमारी वजह से मैं समझता हूँ ये जो यंग अंपायर आ रहे हैं, जो हमारी वजह से आ रहे हैं, जो मैं समझता हूँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और मेरा ख्याल है कि शायद 2000 में प्रॉब्ली आपने पीसीबी की तरफ से अंपायरिंग शुरू की। जब सिलेक्शन हुई तो उसमें क्या डेलिबरेटली था, या किसी सीनियर या मेंटोर ने कहा कि आपको ये चांस लेना चाहिए, या आपका अपना डिसीजन था? बिल्कुल, जिसमें मेरी क्लब PND जिमखाना, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर प्रोड्यूस किए, स्कोरर्स भी हैं, अंपायर्स भी प्रोड्यूस किए। एहसन रज़ा इस वक्त माशाल्लाह लीड अंपायर, मैं भी अंपायर हूँ, अथर जैदी अंपायर। ये PND जिमखाना की जो है पैदावार है। तो अजहर जैदी साहब ने मुझे एडवाइस किया कि अगर आप क्रिकेटर नहीं बनते तो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करो। एहसन रज़ा ने भी मुझे एडवाइस किया था, मुझे याद है मेरे अंडर वो खेल रहा था। मैं उसका कैप्टन था। तो बस ये लकीली वो अच्छा डिसीजन हो गया, और विदिन 1 ईयर मैं इंटरनेशनल अंपायर बन गया। मैं ये समझता हूँ कभी इस प्रोफेशन में कोई इंटरनेशनल प्लेयर या टेस्ट प्लेयर आना चाहिए, उसको 7-8 साल लगेंगे। ठीक है। विदिन 1 ईयर मैं इंटरनेशनल प्लेयर बन गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, हम एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। आपकी अगर जॉब देखी जाए अंपायर की, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी जज की, मुनसिफ की जॉब है, और इसमें ऑनेस्टी का लेवल को इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह एक हमने हदीस पाक भी सुनी कि सही डिसीजन होता है या आप करते हो तो ज़मीन से लेकर आसमान तक सब जितनी मखलूक़ात है दुआ करती हैं। गलत अगर कोई जान के करता है तो ओबियसली उसकी फिर रेप्लिकेशन भी उसी तरह ही है। तो जब आप ऑन ग्राउंड जाते हो और एक मुनसिफ के तौर पे ओबियसली होते हैं, तो वो क्या अलीम डार क्या सोचता है? और माशाल्लाह इतना प्रोलिफिक आपका कैरियर, 23 साल का कैरियर,
तो कैसे उसको देखते हैं और क्या फीलिंग क्या होती है, उस क्या एम के साथ जाते हैं आप? इरफान भाई, शुरू में आपने एक लफ्ज़ बोला ऑनेस्टी। मैं समझता हूँ ये सिर्फ अंपायरिंग में नहीं है, किसी भी फील्ड में है। बिल्कुल ठीक। और यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ, कि आपको खुद पता है कि मैं किस वक्त हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो आपने खुद अपने आप को जज करना है। ठीक। तो अंपायरिंग में भी ऐसा ही है कि आप जिसने अंपायर बनना है वो अपने आप को जज करे कि मैं इस लेवल पे हूँ, कहाँ आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो ऑनेस्टी है। ये किसी भी फील्ड में हो, मैं समझता हूँ ऑनेस्टी और हार्ड वर्क, ये मैं यंगस्टर्स को भी कहूँगा। अगर ये आप चीज़ें दो अपना लेंगे तो अब मैं समझता हूँ दुनिया का कोई टारगेट आप अचीव कर सकते हो। तो मैं जब ये स्टार्ट की मैंने अंपायरिंग, तो मैंने ऑनेस्टी को लेके शुरू की। मुझे याद है कि मैंने फ्रेंडली मैच में अब्दुल रज़ाक को LBW अवार्ड दे दिया। तो उस बड़ा यार आपने अलीम भाई फ्रेंडली मैच में अपने LBW दे दिया। मैंने कहा यार इसको जाओ को मैंने ऑनेस्ट तरीके से लेके चलना है, इसको ऑनेस्ट तरीके से ख़त्म करना। अब जब भी मैं अंपायरिंग करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र अभी भी कर रहा हूँ इंटरनेशनल मैचेस, लेकिन मेरे जहन में नहीं होता कि कितना बड़ा प्लेयर है, और मेरे सामने वही ऑनेस्टी होती है जिसको लेके मैं चलता शुरू किया, और अभी इंशाल्लाह इसको लेके ख़त्म करूँगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एज ए ह्यूमन या एज ए पेट्रियोटिज्म, आपके जब पाकिस्तान के मैचेस होते हैं उसमें जैसे हम लोग देख रहे होते हैं तो एक अंदर से फीलिंग आती है यार हमारा मुल्क हारे ना, ये प्लेयर रहेगा तो किसी तरह पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। तो अलीम डार के लिए कितना ये मुश्किल है एज ए एम्पायर जब पाकिस्तान किसी क्रंच मोमेंट पे होता है? हमने कई दफ़ा, मुझे याद पड़ता है अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में आपने 2-3 ऐसे डिसीजन दिए जो ऑन कॉल थे, रिव्यू लिया गया और ऑन कॉल वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गए, तो सब ने कहा यार ये अलीम डार ना उड़ देते तो आज हमारा प्लेयर बच जाना था, हम टेस्ट बचा जाते। तो कितना मुश्किल है आपके लिए? कहीं ना कहीं बैकएंड पे आता है दिमाग में कि यार ये मुल्क की खातिर चले, ये नहीं भी देते, ऐसा कभी हुआ? जी बिल्कुल, काफ़ी क्वेश्चन में से ये किए गए हैं, जैसे आपने किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा तो आपके जहन में क्या चीज़ चल रही होती है। तो फिर मैं ये कहूँगा ऑनेस्टी, प्लेयर जो खेल रहे थे वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, और जब मैं अपने इस प्रोफेशन को कर रहा होता हूँ, मेरे पीछे भी पाकिस्तान होता है जी। तो ऑनेस्टी फिर भी वही मैं बात करूँगा कि मेरे साथ होती है, और कि अच्छे डिसीजन दूंगा तो इस मुल्क का नाम होगा। तो मेरा ये नहीं कि पाकिस्तान की जो जीत है उसमें मेरी जो अंपायरिंग है वो उसमें फेवर हो, मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं सोचता। गलत डिसीजन हो जाते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि मेरी जो लाइफ में मैंने 135 के बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान का टेस्ट मैच किया जी, जो मैंने समझता हूँ काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वो होता ना कि जहन कोई अंपायर कल पाकिस्तान के खिलाफ चला जाए, पाकिस्तान के हक में ना चला जाए, वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर मैं कोई एशेज़ का मैच कर रहा हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है रादर देन कि मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो होम सीरीज डेफिनेटली मुश्किल होती है। अच्छा, एक चीज़ इन जनरल एक और मेरे माइंड में आ रही है, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब डिसीजन गलत हो जाता है किसी भी, असल इंसान है और कई दफ़ा आप जो खास तौर पे जो एडवांसमेंट अब आ चुकी है, DRS आ चुका है, स्निको आ चुका है, मतलब मल्टीपल इसकी ऑप्शन आ चुकी है जो नेकेड आई से हमें कई दफ़ा नहीं पता चलता, हमें इवन स्क्रीन पे भी नहीं पता चलता, और आप उसको देख रहे होते हो। जब वो डिसीजन हो जाता है प्लेयर की तरफ से एग्रेशन भी हम फील करते हैं कि जी आपने गलत दे दिया था, वो आपसे ओबियसली कोई जुमला भी बोल के जाते होंगे, उस टाइम कितना मुश्किल होता है दोबारा से अगली बॉल पे फिर आपका फोकस इन करना और फिर खड़े होना? बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि असल अंपायरिंग उस वक्त स्टार्ट होती है जब आपका डिसीजन रिवर्स होता है, जब आप हज़ार लाखों के लोगों के सामने ये कर रहे होते हो, तो कोई ईजी काम नहीं है डिसीजन रिवर्स करना। और फिर वही बात है कि अगर आप ऑनेस्ट तरीके से कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों की परवाह नहीं होती। मुझे जब कोई मेरा डिसीजन रिवर्स होता है तो मैं अपनी एक कंसिस्टेंसी देखता हूँ कि यार मेरा कितना कंसिस्टेंस है जो लास्ट 23-24 सालों में, ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी टेक्नोलॉजी को मिक्सअप नहीं किया। मैं अल्लाह का शुक्र दुनिया का वाहिद अंपायर हूँ जिसने विदाउट टेक्नोलॉजी और विद टेक्नोलॉजी से सर्वाइव किया। बिल्कुल ठीक। और 19 साल मैंने एलीट अंपायरिंग की, और मैं ये समझता हूँ कि ईजी नहीं है, लेकिन उस वक्त आपकी अंपायरिंग शुरू होती है जब आपके डिसीजन रिवर्स होते हैं। किस तरह आपने प्लेयर को कंट्रोल करना है, किस तरह आपने मैच को लेकर चलना, खाली आउट और नॉट आउट डिसीजन नहीं होती है, आप बड़ी चीज़ें देखनी, ग्राउंड वेदर को देखना पड़ता है, किस वक्त आपने मैच बंद करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैच मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ अपनी अंपायरिंग कैरियर से, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपके सारे कैरियर में देखी, आपने कभी भी आउट राइट फिंगर से नहीं दिया, हमेशा लेफ्ट फिंगर यूज़ की। अगर इस हवाले से भी आप शेयर करना चाहें, इसकी क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है? बिल्कुल जी, इसमें काफ़ी मौलाना ने मेरे से ये क्वेश्चन भी किया, क्यों आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हो आगे राइट? तो बस मैंने उनको यही कहा था, मेरे शुरू में जहन में था कि ये शहादत की उंगली है, और अभी बल्कि ये
साइमन टफल ने भी ये लास्ट वीक में ये क्वेश्चन किया अच्छा कि यार आप सारी ज़िंदगी जो 24 साल हो गए आपको, आप लेफ्ट हैंड से दे रहे हो, लेकिन आप जो आपको मैं स्लोगन देख रहा हूँ जो आप अलीम डार फाउंडेशन का, उसमें आपने राइट हैंड यूज़ किया। उसकी रीज़न मैंने उसको बताई और बड़ा वो इम्प्रेस हुआ और बड़ा अप्रिशिएट किया उसने। मैंने कहा ये शहादत की उंगली की बड़ी अहमियत है हमारे इस्लाम में, इससे कोई, मैं नहीं चाहता कोई गलत डिसीजन हो। अब जो कम्युनिटी की तरफ से मैं आया हूँ और मैंने राइट फिंगर इस्तेमाल की, इसका मतलब कि मेरा ये राइट डिसीजन है। तो ये था कि मैंने कभी भी जो है ना नहीं चाह रहा था कि इससे कोई गलत डिसीजन, और इसमें डाउट नहीं होना चाहिए उस डिसीजन राइट हैंड में, बिल्कुल ऐसे ही है। अब थोड़ा सा कैरियर की भी सर बात करते हैं। 2-3 साल आपने एटलीस्ट मेरा ख्याल है शुरू में पीसीबी के साथ काम किया और साथ ही आपको आईसीसी के पैनल पे भी ले आए। गालबन 2003 में आपने स्टार्ट कर दिया था और बहुत ही जल्दी फिर आपको हमने देखा कि आप एलीट पैनल पे भी माशाल्लाह आ गए। एलीट पैनल में आके काम करना और इतनी ज़्यादा टीमों के साथ ओबियसली अंपायरिंग करना, ओवरऑल अगर आप इसको देखते हो तो कैसा आपको ये जर्नी लगता है? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा नाम आईसीसी में रिकमेंड करके भेजा, और उसके बाद आईसीसी की शुक्रिया करना चाहूँगा और तमाम पाकिस्तानियों का और स्पेशली मेरी फैमिली का, जो कि मैं समझता हूँ ईजी नहीं है कि 23-24 सालों में मैं मेरा ख्याल घर से मैं 10-12 साल घर से बाहर रहा हूँ। इसमें बड़े मिसहैप भी मेरे साथ हुए और मुझे पता नहीं था। मेरी 2003 में जब मैं वर्ल्ड कप करने गया, मेरी 7 माह की बेटी की डेथ हो गई, तो मुझे नहीं बताया गया। मेरे फादर की भी प्रॉब्लम डेथ हो गई, बाहर था, मेरी फादर की डेथ हो गई और कई शादी मैंने मिस की और कई जो हैं मैंने ईदें मिस की अब फैमिली के बगैर। तो लोगों को बड़ा इजी लगता है कि, लेकिन मैं पीछे बड़ी मेरी फैमिली की बहुत सेक्रीफाइस उन्होंने किया जी। और मेरे बच्चा जब माशाल्लाह जो बड़ा बेटा अली है वो 5 साल का था, वो 28 साल का हो गया। तो मैंने ये ना इतना मेरे से प्रेशर आ गया था। कोविड से पहले मैंने क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इंटरनेशनल पैनल में लेके आए क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने कहा आप इंटरनेशनल पैनल में आए तो हमें कोई अंपायर निकालना पड़ेगा। तो लकीली अब एहसन रज़ा प्रमोट हो गया, एलीट में आ गए, तो उसकी जगह खाली हो गई। अच्छा, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन भी कई लोगों में पाई जाती है। मोस्टली कहते हैं कि शायद समझते हैं कि अलीम डार रिटायर हो चुके हैं, कुछ कहते नहीं अभी भी अंपायरिंग कर रहे हैं। तो जरा क्लियर कर दीजिएगा इसका, जिस तरह आपने कुछ तो क्लियर कर ही दिया। हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको कि जी मैं कोविड से पहले आना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद कोविड शुरू हो गया तो मैं फिर स्टे किया आईसीसी में। तो कोविड के बाद जो एहसन माशाल्लाह एलीट में आए, तो मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ हैं जो माशाल्लाह, क्योंकि आप एलीट में आते हैं वो इजी है, लेकिन उसको असल बात है उसको मेंटेन करना। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी इसको माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, राशिद रियाज बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैं इन जनरली अभी और बातें भी आपसे मजीद करेंगे एम्पायरिंग के हवाले से। इस लॉट में जो पाकिस्तान में आपसे पहले तो ऐसा हमने ट्रेंड नहीं देखा था, आपने एक ऐसा मार्क छोड़ा कि अब और लोग भी आ रहे हैं। कैसे, कौन से 2-3 अंपायर आपको लगते हैं या फ्यूचर कैसे देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स का, ये एम्पायर्स का, कि वो आपको लगता है कि लॉन्गर रन में लंबा सर्व कर सकते हैं? बिल्कुल जी, मैंने हर बोर्ड से तकरीबन रिक्वेस्ट की है जी, और मैं डायरेक्टली अल्लाह का शुक्र है कि हालांकि चेयरमैन से जो मेरे प्रोफेशन के बंदे हैं कोई वैसे अप्रोच नहीं करता, लेकिन मैं डायरेक्टली चेयरमैन से रिक्वेस्ट की हमेशा जो भी आए हैं कि जी हमारी फीसिस में इजाफा किया जाए, क्योंकि आप फीसिस में इजाफा करेंगे तो अच्छे क्रिकेटर आएंगे। दुनिया में पूरी दुनिया में अच्छे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में रीज़न ये है कि जी फीसिस बहुत ज़्यादा कम है और इसमें से कोई इस प्रोफेशन में आ नहीं जा रहा। हमारे क्रिकेटर ज़्यादा कोचिंग में जा रहे हैं, उसकी रीज़न यही है पैसा है को वहाँ पैसा है, कुछ शायद मैच रेफरी बनना चाह रहे हैं लेकिन अंपायरिंग में नहीं आना चाह रहे। तो बस मैंने सिटी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, तो इस दफ़ा उम्मीद है कि कुछ एक अंपायर को डोमेस्टिक मैच के अंदर या जो हमारा काज़म ट्रॉफी होती है कितने पैसे दिए जाते हैं? जी मेरा ख्याल है जी अभी जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी मैं जैसे अब आया हूँ डोमेस्टिक में मैचेस में इंशाल्लाह करूँगा, जो अपकमिंग अंपायर अपना जो है एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि 30-40 हज़ार के करीब मेरा ख्याल मिलता है एक टेस्ट एक फर्स्ट क्लास मैच का, जो कि बहुत ही कम जी। अच्छा, तो उसमें अभी जिस तरह आपने बताया कि पूरे कैरियर में एक आम बंदे को तो फतूहात की एक लंबी सीरीज नज़र आती है और दुनिया के वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 500 मैचेस को आपने कंडक्ट किया। हार्डशिप बड़ी आई, मुश्किलात बड़ी आई और सारा कुछ इस तरह के आपने 2 इंसिडेंट भी अपने फैमिली के बेटी की डेथ का बताया, वालिद साहब की डेथ का बताया, और आपको अवेयर भी नहीं थे शायद गालबन की उनकी डेथ हो चुकी है। इस मुश्किल टाइम के अंदर कभी ऐसी सोच आई कि नहीं मैं अब छोड़ देता हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, इनफ इज़ इनफ,
या फैमिली की सपोर्ट से या किसी ऐसे मेंटोर ने कहा कि नहीं, या खुद आपने सोचा कि नहीं मैंने दोबारा इस मुल्क का नाम रोशन करना और ये काम करना है मैंने? बिल्कुल, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कोविड से पहले भी मेरा ये डिसीजन मैंने लिया था कि क्योंकि आप अगर एलीट में होते हैं कुछ, अब तो शायद थोड़ा सा कम हो गया, 7-8 माह घर से बाहर रहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल था। मुझे याद है मैं न्यूजीलैंड में था, मैंने कोई 35 दिन वहाँ गुजारे, एक दिन मैं पाकिस्तान आया, 40 डेज़ में फिर के लिए मैं वेस्ट इंडीज़ चला गया। बड़ा टफ, वर्ल्ड कप भी जो होता है वो 1.5-2 महीने के होते हैं, ईजी नहीं है फैमिली के बगैर। तो ये उस वक्त कोविड से पहले मेरा ख्याल आया था, यही जो मैंने आपसे पहले बात की। फिर उसके बाद कोविड शुरू हो गया, काफ़ी टाइम मुझे घर पे मिल गया, तो मैंने ये कि फिर उसके बाद ये इसको कैरी ऑन करने की कोशिश की कि इसको थोड़ा सा और टेस्ट क्रिकेट से मैं स्टेप डाउन हुआ, लेकिन कि वनडे और T20 इंशाल्लाह भी जारी रखूँगा। अलीम भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं हम, फिर मजीद डिस्कशन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन अलीम डार से। अभी कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। अगर कैरियर के मैं स्टार्ट से बात करूं, बहुत जल्दी आप एलीट पैनल में आगे 2003 में आपका कैरियर शुरू होता है। शुरू में जब हमने देखा कि आपका नाम आना शुरू हो गया कि अंपायर ऑफ द ईयर के लिए, बट साइमन टॉफल जो थे वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अंपायरिंग कर रहे थे, और गालिबन 2007-8 में तो हमें बड़ी उम्मीद थी, जिस तरह के आपके डिसीजन चल रहे थे कि नहीं, ख़ासतौर पे जो एशेज़ आपने की कि आप तो नंबर 1 लग रहे हैं होगा और नहीं आए। वो भी एक मुश्किल टाइम होता है ओबियसली, ये कि आप एक चीज़ को अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हो, मंजिल बहुत करीब हो, और उसके बाद फिर इवेंचुअली फिर आपने 3 दफ़ा कंसेक्टिव 2009, 10 और 11 में हासिल किया। उस टाइम क्या सोचते रहे जो 3-4 साल नहीं मिला, और फिर जब मिला तो क्या आपकी फीलिंग थी? बिल्कुल जी, इसमें वालदा जो मेरी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए जी, वो उन्होंने तो मेरी खुशी नहीं देखी, लेकिन वालिद साहब ने कुछ खुशियाँ ज़रूर देखी मेरी अंपायरिंग के दौरान। लेकिन उनके जो जिस आपने 2007 और 8 का बनाया, और मुझे याद है मैं सिडनी में था, और सारे जब ये अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड अनाउंस होने लगा, सारे कैमरे मेरे पर फोकस हो गए। मैंने कहा यार आप इस साल आप बन गए पक्के। लेकिन उसके बाद साइमन टॉफल अनाउंस हो गया, 7 में भी ऐसे हुआ, 8 में भी ऐसे हुआ। बिल्कुल। तो वालिद साहब हमेशा कहते थे कि यार ये 2 साल से आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो 2009 में आपको ज़रूर मिलेगा जो आप चल रहा है। तो जब मुझे अवार्ड मिला तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो मुझे याद है कि वो अवार्ड सीधा लेके मैं अपने वालिद की कब्र पे गया, और जितना भी रो सका मैं रोया कि हाँ जब यार ये मुझे अवार्ड मिला है, इनकी दुआओं की वजह से मिला, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ अपनी वालिदैन की दुआओं की वजह से। अलीम भाई, हमेशा कहा जाता है कि एक तो वालिदैन की दुआएं तो हम सब ईमान है हमारा, और आपकी सक्सेस में कहते हैं ना जी, सिर्फ आपका वालिद एक वाहिद हस्ती है जो आपकी सक्सेस में आपसे ज़्यादा खुश होता है। दुनिया में शायद आपकी सक्सेस पे आपसे ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकता, और वो वाहिद हस्ती है जो चाहती है कि आप सक्सेस हासिल करें। और मेरा ख्याल है वो उनकी दुआओं का और आपकी मेहनत का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा। अच्छा, आपके एक खूबसूरती इसके जो मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन देखता हूँ आपके क्रिकेट के अंदर, खूबसूरती ये है कि आपने कई इवेंट करवाए, वर्ल्ड कप 3 करवा दिए, चैम्पियन ट्रॉफी करवा दी, T20 वर्ल्ड कप करवा दिए, और ये दुनिया के बेस्ट प्लेयर और बेस्ट गेम का जो सबसे बेस्ट व्यू है वो आप खुद खड़े होके विटनेस कर रहे होते हो। ये भी एक बहुत बड़ी है, तो इसको भी कैसे देखते हैं कि एज ए स्पेक्टेटर भी आप गेम को एंजॉय भी कर रहे हैं? वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, वो कैसे आपके लिए फील होती है? नहीं जी, बिल्कुल। उस वक्त आप जो जहाँ बॉलर एंड पे खड़े होते हैं वहाँ तो अब इजी नहीं आप होते, क्योंकि उस वक्त आपने डिसीजन देना होता है। उस वक्त ना ही आपको प्लेयर की शॉट का फर्क पड़ता है, ना उसकी फिक्र होती है। लेकिन जब आप स्ट्राइकर एंड पे होते हैं ना, स्क्वायर लेग अंपायर पे होते हैं, जो वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ फिर आप शॉट्स कुछ एंजॉय कर सकते हैं। सही। तो मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर आए। मैं जब से अंपायरिंग मेरा 2000 में मेरा स्टार्ट हुआ जी, और अभी तक मेरा ख्याल दुनिया में बड़े बड़े स्टार मेरी अंपायरिंग के दौरान रिटायर्ड हो गए। सिर्फ एक प्लेयर मेरा ख्याल अभी तक रह गया, उससे बात हुई थी, मैंने वो कह रहा था आपने रिटायर पहले होना या मैंने होना। वो बड़े लोगों से मैं क्वेश्चन करता कौन प्लेयर वो जो रह गया, कौन है वो जी शोएब मलिक। अच्छा। तो उसका मेरा चल रहा है कि आपने पहले शोएब भाई का मैंने अभी ईद पे इंटरव्यू किया, तो मैंने वो उनसे कहा कि 99 से आपने कैरियर शुरू किया। वो उनके एक बड़ा अच्छी मीम बनी है कि दुनिया में सब कुछ बदल गया, कई हुकूमतें बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया, नहीं बदला तो शोएब मलिक नहीं बदला, वो वैसे के वैसे ही है। अच्छा, उसमें जैसे इसी के रेलिवेंट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी बॉलर्स को आपने बॉलिंग करते भी देखा, और आप ओबियसली सबसे बेस्ट जज कह रहे होते हैं कितनी खूबसूरत ये लेंथ और लाइन पे बॉल कर रहा है, स्विंग कैसी खूबसूरत कर रहा है। किस बॉलर को लगा इसमें वसीम अकरम भी आएगा, मिचेल स्टार्क है, मैग्राथ है, वॉश वगैरह, मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है, पॉलक वगैरह, डोनाल्ड,
अभी एंडरसन है, मोहम्मद आसिफ, शुएब अख्तर, तो कौन सा बॉलर आपको लगा कि यार इससे बड़ा बॉलर मैंने नहीं स्पेल करते, क्योंकि आप क्रिकेटर भी हैं तो बेहतर जज कर सकते हैं? बिल्कुल जी, इसमें मैं ये समझता हूँ कि वसीम अकरम सबसे मुश्किल तरीन बॉलर था अंपायर्स के लिए, कि उसका सबसे पहले कि जहाँ वो उसकी फुट की लैंडिंग है वहाँ आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन खराब हुई, वो पकड़ना ही बड़ा मुश्किल था। ठीक है। मतलब वो आप कई दफ़ा आधा फुट का वो नो बॉल कर देते अंपायर को नहीं पता चलता कि यार इसका पाँव अंदर लैंड हुआ या बाहर लैंड हुआ। तो आगे उसकी इन स्विंग आउट स्विंग वो बड़ी थी, वो मुश्किल तरीन बॉलर था। लेकिन लकीली मैं जब उसका एंड था उसमें मैंने अंपायरिंग शुरू की थी, लेकिन वो मुश्किल तरीन बॉलर था। इसके अलावा स्पिनर्स में मैं समझता हूँ मुरलीधरन, शेन वॉन बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत बड़े। जिमी एंडरसन इंग्लिश कंडीशन का बहुत बड़ा बॉलर है। तो ये सारे अच्छे बॉलर्स हैं माशा। और इसी तरह बैट्समैन में कौन सा आपको बैट्समैन ऐसा लगता हो कि जो हर तरह की कंडीशन में और खूबसूरत जिसके पास शॉट्स हो, वो भी देखने को भी आपको बहुत मज़ा आया हो? बिल्कुल, जिसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जिसमें शुरू में जो जैक कैलिस, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये आजकल जो केन विलियमसन, विराट कोहली और बाबर आजम, ये बस क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे समझ। और कैप्टन के हवाले से भी किसी कैप्टन को आपको लगा ऑल अक्रॉस द बॉर्डर आपको दुनिया में जिसका आपको लगा हो कि यार ये रिव्यू तब लेता है जब इसको 100% श्योर होता है, और इसकी गेम सेंस भी ओवरऑल गेम के लिहाज से भी इसकी गेम सेंस भी बहुत अच्छी है, गेम अवेयरनेस बड़ी अच्छी रखता है, वो कोई आपको कैप्टन ऐसा लगा हो? नहीं, इसमें डिपेंड करता है कि सिचुएशन के मुताबिक। केन विलियमसन अच्छा है, वो इधर उधर पूछ के फिर वो डिसीजन लेता है, बस खासकर मिड ऑन मिड ऑफ स्क्वायर लेग पे हर। और पाकिस्तान कोई कैप्टन आप बताना चाहें? मेरा ख्याल है आपको 20-25 तो कैप्टन आपने देख लिए। लेकिन मैंने टीवी पे देखे जैसे आपने देखे, लेकिन फील्ड में अभी मैं कुछ मैचेस मैंने किए हैं, तो पाकिस्तान में अच्छे कैप्टन रहे हैं, जैसे मिसबा अच्छे रहे हैं, ये भी अच्छा, बाबर भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा कर रहा है ठीक है पाकिस्तान की। और ये लगता नहीं है कि कैप्टन अगर विकेट कीपर हो तो उसके लिए शायद ज़्यादा बेहतर नहीं होता डिसीजन लेने के लिए, उसको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समहाउ डिस्टेंस उसका करीब तर होता है? हाँ बिल्कुल, इसमें यह कि सरफराज में भी अच्छी एबिलिटी है इसकी कैप्टनसी की, लेकिन विकेट कीपर के लिए इसे मैं हमेशा कहता हूँ कि विकेट कीपर इसलिए बेहतर जज है कि वो देखता कि बॉलर की वेरिएशन कैसी जा रही है, कौन सा अच्छा बॉलर कर रहा है, क्या किसकी ज़्यादा स्विंग हो रही है, और वो डीआरएस भी अच्छे तरीके से ले सकता है, क्योंकि वो बेस्ट पोजीशन पे होता है वो, और बॉलर और मिड ऑन मिड ऑफ के। लेकिन विकेट कीपर जो अच्छा अगर है कैप्टन, तो मैं समझता हूँ वो अच्छा फिजिबल है टीम के लिए। सर पहले आपने टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ा, डेविड बकनर का आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया, फिर रेडी कुटसन का आपने ओडीआई में ब्रेक किया, T20 में भी आप सेकंड नंबर पे, मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह T20 में भी नंबर 1 पे होंगे। तो आपको ओवरऑल सक्सेस पे खुशी है, या कोई तीनों में से किसी एक फॉर्मेट पे जब आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया कि मैंने अब हाईएस्ट नंबर कर लिए हैं, तो उस पर ज़्यादा खुशी आपने फील की? देखिए T20 भी मेरे हाईएस्ट रहे हैं, कभी एसन आगे कभी मैं आगे, लेकिन एसन के 3-4 मैचेस ज़्यादा, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर्स हैं कि आप, लेकिन डेफिनेटली उसकी वैल्यू तो है कि आप 3 फॉर्मेट्स हैं दुनिया के, और तीनों फॉर्मेट्स में माशाल्लाह पाकिस्तानी अंपायर्स टॉप ऑफ द लिस्ट है माशाल्लाह। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी टेस्ट मैचेस की थी, क्योंकि टेस्ट मैचेस जो है ना ईजी नहीं है अंपायर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए। तो जब मैंने उस स्टीव बकनर को क्रॉस किया है, तो ये भी नंबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ ये टेस्ट मैचेस मैंने सबसे ज़्यादा हो गए दुनिया में। अच्छा, इसमें अगर जर्नी को अगर देखें तो आपके जर्नी में एक कंट्रोवर्सी कहना चाहिए, या एक ऐसा लम्हा था जिसमें ओबियसली मेरा ख्याल है कि आपको शायद डिस्टर्ब ज़रूर किया होगा, 2007 का वर्ल्ड कप। उसमें हमने देखा कि आपने कुछ ओवर्स बैड लाइट में करवा दी, और आईसी की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन भी आया, और कुछ हमें लगा कि शायद आप पे कुछ अर्सा बैन भी कर दिया गया। वो क्या लम्हा था, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना चाहें? बिल्कुल जी इरफान भाई, वो सबसे टफ लम्हा था मेरी अंपायरिंग कैरियर का उसमें, और मुझे पता था वो प्लेइंग कंडीशन का, लेकिन उसमें बारिश इन और आउट हम होते रहे, लेकिन दुनिया के बेस्ट ऑफिशियल्स उसमें शामिल थे। उसमें रूडी कुटसन था, उसमें बिली बॉर्डन था, उसमें स्टीव बकनर मेरे साथ हैं, तो आईसीसी के ऑफिशियल साथ बैठे हुए थे। लेकिन जब प्रेशर में होते ना, असल में वही होता है। और मैंने ये असद रऊफ से एक दिन पहले डिस्कस किया, अगर यार ये सेकंड इनिंग्स में 20 ओवर हो जाएंगे, उसके अगर बारिश हो जाए तो मैच बंद हो जाएगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे पे नहीं जाएंगे। तो जब वो 20 ओवर हो गए, 23rd ओवर चल रहा था मेरा ख्याल है, तो मैसेज बाहर से आ गई, अगर ये 3 ओवर आज ना हुए 20 ओवर के बाद, ये 3 ओवर के लिए हमें कल आना पड़ेगा। वो हमने बैड लाइट में मैचेस करा दिए। लेकिन वो बकनर ने भी मेरी तरफ देखा, लेकिन हमने सोचा शायद हम गलत हैं, क्योंकि वो नई प्लेइंग कंडीशन आई थी जी, लेकिन वो हमारे से एरर हो गया। लेकिन वो काफ़ी टफ टाइम था, और आईसीसी ने कहा कि ये हो सकता है आप लोग सैक हो जाएं, लेकिन आप माशाल्लाह ये बेस्ट ऑफिशियल थे वो दुनिया के,
तो हम लिए कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको सैक नहीं करे, लेकिन नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें बाहर हो गए। हाँ, लेकिन उसके बाद दोबारा आपने फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने फाइनल भी किया माशाल्लाह। फाइनल भी किया। अच्छा सर, पूरे कैरियर को अगर आप रिकॉल करते हैं, कौन सा आपको ऐसी सीरीज़ या वर्ल्ड कप ऐसा लगता है कि जिसमें अलीम डार ने जब अंपायरिंग की तो एकदम कैरियर ऑल टुगेदर चेंज हो गया? मैं वैसे अगर रिकॉल करूँ तो मुझे तो एशेज़ नज़र आती है। एशेज़ में जब बड़ा वो बार बार किस्म का जो कभी इंग्लिश बॉलर्स आप पे आगे टैग करते थे, उधर से ऑस्ट्रेलियन करते थे, रिकी पॉन्टिंग खास तौर पे, वो भी कभी हाईलाइट देखे तो नज़र आता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 99% आपके डिसीजन ठीक थे। वैसे आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा था मौका जिसने आपका कैरियर चेंज किया? बिल्कुल, ये एशेज़ का बहुत बड़ा नाम है और एशेज़ के मैचेस मैंने अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा किए हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड कप का जैसे 2011 का वर्ल्ड कप था, एक भी डिसीजन मेरा रिवर्स नहीं हुआ, इंडिया में था और मैंने फाइनल भी किया वहाँ। और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई, किसी बंदे ने क्रिटिसाइज नहीं किया कि हाँ ये पाकिस्तानी अंपायर फाइनल में लगा, तो ये मुझे बड़ी खुशी थी। और मैच बड़ा अच्छा गया माशाल्लाह। तो एशेज़ के मैचेस मैं समझता हूँ बड़े ही अच्छे हैं। अब आजकल तो मैं बड़ी बड़ी सीरीज़ें हैं, पाकिस्तान इंडिया से खेल रहा है या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेल रहा है, तो ये बड़े मैचेस हैं मैं समझता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 145 टेस्ट मैचेस में मोर देन 75 टेस्ट मैचेस मैंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के किए हैं। जन नाज़रीन, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके अलीम डार की क्या अचीवमेंट है वो सब आपको दिखाते हैं। स्टे विद अस। वो बहुत है माशाल्लाह जी। जब मैंने पहला मैच किया 2000 में, आपको याद हो, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान गुजरांवाला में, मैं अपने शहर में। ये सारे मैचेस हैं ये जो मैंने वर्ल्ड कप के फाइनल किए हैं, T20 के फाइनल किए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल किए हैं, इसमें PSL भी IPL भी है, 2000 एशेज़ के मैच है। ये वो वाला जिसमें लारा ने 400 स्कोर किया, वाह मैच में मैं खड़ा था। ये मुरलीधरन ने 408 से 409 विकेट ली। हाँ जी, मुझे कॉलिन वुड को आउट किया उसने, ये मुझे याद है। वाह, ये तो वो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके पास नहीं है। दूसरी बात, ये 434 चेज हुआ था जी। जी बिल्कुल, वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल साउथ अफ्रीका ने किया था, साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये भी इस मैच में भी मैं था। बहुत ज़बरदस्त। 2011 का फाइनल भी हम देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मुझे और सैमन टाफर को अवार्ड मिले जो हैं अंपायरिंग टीम ऑफ द ईयर। ये 5 साल हुआ, 5 साल मुझे और उसको, ये किसी को लोगों को किसी को नहीं पता। बिल्कुल हाँ, ये मुझे और सैमन टाफर को मिले। उसके बाद ये बंद ही हो गया था। ये जी परफॉर्मेंस मिला जी। और ये सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान की तरफ से मुझे मिले। और इसके बाद ये सारे जो मेरे टेस्ट मैचेस 100 और 200 ODIs 100 ODIs ये वो शील्ड्स हैं माशाल्लाह। और ये दुनिया के, आप जैसा मैंने शुरू में कहा, पहले अंपायर है जिन्होंने 500 इंटरनेशनल मैचेस कंडक्ट किए। और ये जी इसमें ये ICC के ये एशेज़ के मेडल्स हैं जो मैंने एशेज़ के मैचेस किए हैं। ये अंपायर ऑफ द ईयर में 2009, 10, 11 हाँ, ये 3 अवार्ड वो हैं जी इसमें। और इसके अलावा ये सारे अवार्ड्स हैं जी। और ये कुछ प्लेयर्स ने मुझे बैट्स दिए हैं। ये भी कुछ मेडल हैं एशेज़ के जो पड़े हुए हैं। ये ICC ने मुझे दिए जो मैंने लास्ट एज एन एलीट अंपायर मैंने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच किया था, ये उनकी तरफ से। ये बाबर आजम ने बड़ा अच्छा था जेस्चर जी, उन्होंने पूरी टीम खड़ी हो गई, मुझे बाबर आजम ने मुझे अपनी शर्ट दी, सबके साइन। हाँ, आपको लास्ट मैच के अंदर वो बांग्लादेश और आयरलैंड का था जब एलीट पैनल के तौर पे तो गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, वो भी बड़ी एक ज़बरदस्त मेमोरी थी। उसकी भी कोई चीज़ है? उसकी मुझे अवार्ड दिए लेकिन मुझे पता नहीं मेरे ख्याल ये हाँ ये बिल्कुल ये पड़ी हुई बिल्कुल जी, ये उसकी बिल्कुल इसमें ये है। और फिर अगर हम देखें तो दुनिया के जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं, अगर हमारा कैमरामैन आपको ये कवर कर सके, ये पूरी चारों तरफ हम देखें तो शायद ही क्रिकेट फ्रेटर्निटी का कोई ऐसा लेजेंड होगा जिसकी हमें पिक्चर नजर ना आए। सबके सब। इसके अलावा मैंने अपने शूज़ भी रखे हुए हैं जी, जिसमें वर्ल्ड कप के फाइनल और T20 के फाइनल्स मैंने किए हैं। और ये शूज़ हैं जी मेरे, ये भी मैंने रखा हुआ था। ये मैं समझता हूँ जब मैं थोड़ा सा बोर होता हूँ तो मैं अपनी गैलरी में देखता हूँ और बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है मैं काफ़ी प्लेयर्स के इंटरव्यू किए हैं और उनकी गैलरीज देखी है। इतनी बड़ी गैलरी, इतनी बड़ी प्रोलिफिक किस्म का सारे अवार्ड शायद ही मैंने किसी प्लेयर के कैरियर में नहीं देखे, जो माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है जी, बहुत ज़्यादा। कोई प्लेयर मेरा ख्याल 23-24 साल मेरा ख्याल उन्होंने क्रिकेट भी नहीं है। सही है, सही है। और अगर इवन दो खेली भी है तो इतने अवार्ड तो इतना सब कुछ मेरा ख्याल है सेरेमोनियल चीज़ें किसी के पास नहीं होगी जिसकी अगर हम। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आपने बात की कि मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी मैं क्रिकेटर बनूँ, और लेकिन जब उनकी डेथ होने से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वालदा से सॉरी किया, सॉरी अम्मी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका।
तो उसने मेरी वालदा ने मुझे दुआ दी कि तुम्हें जो इज़्ज़त मिलनी है वो क्रिकेटर से भी ज़्यादा मिलनी है। क्या बात है। मैं समझता हूँ उनकी दुआ बड़ी अभी भी ये देखिए, ये जो हम अक्सर हमारा ईमान और बात करते हैं कि वालिदैन की दुआएं डायरेक्ट जाती हैं ऊपर तक, और मेरा मानना ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे खुश गए हैं तो वो दुआओं का सिलसिला रुकता नहीं है, वो फिर आपका बाद में भी जाता है। और वो भी नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह कि जिस तरह पूरी कौम, पूरी दुनिया, मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान की वाहिद 2-3 शायद पर्सनैलिटीज़ में होंगे जिनको पूरा पाकिस्तान प्यार करता है। शायद अगर मैं रिकॉल करूँ तो ईदी साहब का नाम आता है, आपका आता है, और वैसे प्लेयर तो सारे ही हमारे लिए बड़े ऑनरेबल है, बट कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसमें कुछ पसंद करते हैं, कुछ ना पसंद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब पूरा मुल्क, पूरी दुनिया आपको चाह रही हो। बिल्कुल, इसमें मैं अरफान भाई स्पेशली कहूँगा अपने यंगस्टर्स को, जो क्रिकेटर्स हैं कोई भी फील्ड में है, जब आप कोई स्पोर्ट्स भी हो, आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे आपने कंट्रोवर्सी की बात की, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अपने आप पे फ़ख्र जो है कि अल्लाह का शुक्र मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और अभी तक इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ लाइफ भी ऐसी नहीं इंशाल्लाह रहेगी। तो सबसे बड़ी ये, आज आप मुल्क के एम्बेसडर होते हैं जब मुल्क के बाहर जाते हैं, सही बात। तो आप मुल्क का नाम आपकी वजह से होता है। ये माशाल्लाह आप उसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, और मेरा ख्याल है लाखों लड़के बच्चे जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, नॉट ओनली एम्पायरिंग क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, आप एक ऐसे रोल मॉडल है जिसको फॉलो करके हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ख़ासतौर पे जो आप फ्लाई काम कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है एक नेक्स्ट आपका जर्नी है जिसको हमें देखना भी चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। जी, इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा, मैं साइमन टॉफल की बात करूँगा। ज़ाहिर है किसी ने भी बात की हो तो वो उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। साइमन टॉफल ने मुझे कहा था क्योंकि अंपायरिंग में तुमने बहुत बड़ा नाम कमाया, और मैं समझता हूँ कम ही अंपायर जिसने अंपायरिंग में नाम कमाया, और लेकिन अब तुम ऐसा कोई काम कर जाओ कि वो अंपायरिंग की जो है ना तुम्हारी छोटी सी लगे। अब जब मैं फ्लाई कामों में आया हूँ, मुझे वाकई वो अंपायरिंग का जो है मैंने अवार्ड लिए हैं वो छोटी से लग रहे हैं जो मैं काम करने जा रहा हूँ। ये मैं असल चीज़ है वो इंसान की खिदमत है। जी सर, आपकी हमने बड़ी मेमोरेबल गैलरी देखी। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके अलीम डार फाउंडेशन और दूसरी कुछ चीज़ें रह गई हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। स्टे विद वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अलीम डार से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। सर, एक पूरे कैरियर में कोई ऐसा कैप्टन ऐसा लगा हो या टीम ऐसी लगी हो जिसने बड़ा डिस्टर्ब किया हो, अगर उसके डिसीजन फेवर में नहीं जा रहा तो आके काफ़ी नाराज़गी का सहार, जैसे हमें देखता है कि ग्रेशन ऑस्ट्रेलियन का काफ़ी ज़्यादा है, और कई दफ़ा हमें विराट कोहली का भी नज़र आता है ग्रेशन काफ़ी ज़्यादा। कोई ऐसा लगा कि आपने कहा यार ये क्या बंदा है, मैं डिसीजन देता हूँ, ये आगे बोलना शुरू कर देते हैं? मैं समझता हूँ DRS से काफ़ी फ़र्क पड़ गया अंपायर्स के ऊपर। अब प्रेशर जो ज़्यादा प्लेयर्स के ऊपर पड़ गया, क्योंकि अब गलत डिसीजन अब अगर होता है तो आप रिव्यू ले लेते हैं जी। अब ज़्यादा प्रेशर मैं समझता हूँ प्लेयर्स के ऊपर आ गया। तो ज़ाहिर है जब प्रेशर उस वक्त ज़्यादा पड़ता है जब टीम के पास रिव्यू ख़त्म हो जाता है और कोई ऐसी अपील आ जाती है जिसमें वो रिव्यू नहीं ले सकते, वहाँ ज़्यादा प्रेशर आ जाता है अंपायर के ऊपर भी और प्लेयर्स के ऊपर भी। तो इसमें मैं समझा जब टीमें हार रही होती हैं तो सारे जो कैप्टन खासकर वो अग्रेसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया का प्रेशर होता है, जो है पीछे कंट्री का प्रेशर होता है जी। तो फिर वो उसको अपनी साख बचाने के लिए तो ये अंपायर को प्रेशर करते हैं। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया DRS से। एक आपका ना लाइटर साइड भी हमने देखी। वैसे तो बड़े आप अंपायर 99% अगर जनरल देखेंगे तो बड़ा वो स्ट्रिक्ट और सीरियस रहते हैं। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि आपका एक फ़नी पार्ट या एक जॉली पार्ट भी हमें नज़र आया जो कि दुनिया बहुत पसंद कर रही है। कभी आप मिड ऑन से मिड ऑफ की तरफ भागते नज़र आ रहे हैं, कभी मिड विकेट से भी नज़र आ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दानी का, गालबन हमारा दानी प्लेयर जो है वो जब आउट करके एग्रेशन दिखाता है तो आपने उसको 2-3 दफ़ा पकड़ने की कोशिश की, वो बड़ा ज़बरदस्त था। फिर कभी बॉल लगती है आपकी तो फिर आपकी उसके ऊपर भी रिएक्शन, तो वो ज़रा धानी का ज़रा शेयर करें अगर। बस वो धानी का जैसा उसका है कि वो भाग के बार बार पवेलियन की तरफ जा रहा था उधर और मेरे उस वक्त मेरी नज़र में था ये जा रहा है उसकी तरफ, डग आउट की तरफ जा रहा है मुखालिफ टीम की तरफ, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट भी हो सकता है कि आप उनके सामने जाकर सेलिब्रेट करें। असल में कहीं और जब कोई ऊपर में है PCB के चेयरमैन बैठे तो उनकी तरफ जा रहा था तो वो उसको मैंने मजाक में पकड़ा उसको। नेक्स्ट टाइम जब आया वो फिर मेरे से इजाज़त ली मैं चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ भैया जिधर जाना चाहे आप जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 दिन में आप कोई ईजी नहीं होता आपके लिए टेस्ट मैच, उसमें थोड़ी सी एंजॉयमेंट रहनी चाहिए। सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि ख़ास तौर पे टेस्ट मैचेस के अंदर, चलें ODI में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही, T20 तो खैर छोटा फॉर्मेट है, टेस्ट में आपने डेली जब 90 ओवर्स आपने खड़ा होना है, 5 दिन की ये गेम है, बैट्समैन को भी रेस्ट मिल रहा है, बॉलर्स को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, नहीं रेस्ट मिल रहा तो अंपायर को नहीं मिल रहा, तो उसमें अपना फोकस को इंटैक्ट कैसे रखते हैं? क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ें करते हैं या कोई ड्रिल्स ऐसी हैं मेंटली स्ट्रांग होने के लिए
वो किस तरह अपने फोकस को आप चाहते हैं कि यार एक बॉल पे भी आउट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका मेंटली रिलैक्स होना, कि घर से कोई ऐसी परेशानी ना हो। क्यों जब आप अंदर जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र मुझे फैमिली की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिली है इस मामले में। कोई घर में प्रॉब्लम होती इधर मुझे नहीं बताया जाता। तो आप जब फील्ड में हो ना, फील्ड ऑफ प्ले में, आप रिलैक्स हो, एक्स्ट्रा थॉट्स आप जहन में नहीं आने चाहिए। ठीक। क्योंकि इसमें फिर आपकी फिटनेस बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। आपका वेट ज़्यादा है या आप की टांगें जो है थक गई हैं, वो सारा आपका प्रेशर आपके ज़्यादा दिमाग पे जाएगा। तो इसमें फिटनेस लेवल भी बड़ा ज़रूरी है आपका। उसमें अल्लाह का शुक्र है मैं अभी तक टेबल टेनिस खेल रहा हूँ और अभी 2 घंटे मैं अपनी एक्सरसाइज साइकिलिंग भी करता हूँ। तो वो ये है कि मेनली ये है कि जो चीज़ आपके सारे दिमाग में चल रही होती है, वहाँ से आप हर चीज़ जो होती है आपने आपके दिमाग से जो है अपने डिसीजन लेना होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग को अपने को रिलैक्स रखूँ और दुआएं में पढ़ता हूँ, तो अल्लाह का नाम लेता रहता हूँ और अल्लाह का शुक्र 5 दिन आराम से गुजर जाते हैं। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये जिस तरह आपने दीन की बात की, एक हमने आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी चेंज देखा और आपके अटायर में भी चेंज किया माशाल्लाह। आपने दाढ़ी में भी रखी, तो इस हवाले से अगर आप शेयर करना चाहें ये चेंज कैसे है ओवरऑल? आपकी किसी की सोबत थी या खुद से ही आपने ये सब कुछ चेंज किया है? जी, बिहेवियर वाइज मैं समझता हूँ दुनिया का इस वक्त मैंने जो बेस्ट प्लेयर देखा वो हाशिम मामला देखा जी। मैंने इससे अच्छा बिहेवियर वाइज किसी प्लेयर को नहीं देखा। तो उसने वैसे ही मुझे रिक्वेस्ट की किसी मैच में, यार अल्लाह ने तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दी इस फील्ड में और यू आर द एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम्स, तो आप जब एम्पायरिंग कर रहे हो उसको दाढ़ी रखो। लेकिन यह है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब रिटायर होऊंगा दाढ़ी में उसको रखूँगा। एक तो वो मेरी जेहन में चीज़ चल रही थी और उसके बाद जुनैद जमशेद से मेरा अच्छी थी बातचीत। ठीक। जब उनकी डेथ हुई उसके बाद फिर एकदम मेरा आया कि 12 रबीउल अव्वल में मैंने फैसला किया यार ये कि मैं दाढ़ी मैंने रखनी है और सुन्नत को मैंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसको मैं फिर उसको लोगों ने बड़ा कहा कि इजी नहीं है, बस एक 2 महीने 3 महीने की बात है। आज माशाल्लाह 6 साल से हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा, दीन की बात की तो जिस तरह अभी हम आपका एक काम फाउंडेशन का देख रहे हैं, उसमें माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपका जो काम है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और काफ़ी ज़्यादा रहे। फाउंडेशन से आने से पहले आपने 2-3 और चीज़ें भी हमने देखा। आपने डार्क डिलाइटो के नाम से एक शायद होटल भी ओपन किया, फिर फ़िल्टर का भी हमने आपका देखा, वाटर फिल्टर का भी आपने कोई प्लांट शायद शुरू किया, काम शुरू किया। तो ये डिफरेंट एवेन्यूज़ भी आपने एक्सप्लोर किए, उसकी क्या रीज़न थी? कुछ स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ थे या वैसे ही आपने एक्सपीरियंस किया? ये 2 दिन पहले मैं पीसीबी के कुछ एम्पायर से 65 ग्रीस मैं उनके वो लेक्चर दिया मैंने उनको। तो वो उनको भी मैंने यही जो आपने सवाल किया कि यार जब आप एम्पायरिंग में आ रहे हो ना तो आप इसको फोकस ना करो, ठीक है। जिस तरह मैं क्रिकेटर्स को भी यही एडवाइस करता हूँ, यंगस्टर्स को भी या जो स्टूडेंट उनको भी यही एडवाइस करता हूँ कि आप 2 चीज़ें साथ लेके चलो, एक चीज़ पे फोकस ना करो। अगर आप एक चीज़ में फेल होते तो आपका दूसरी ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। यही मैंने एम्पायर्स को कहा कि आप जैसे मैंने एम्पायरिंग के साथ मैंने बिजनेस भी शुरू किए ताकि मेरा वो फोकस नहीं यार मैं एम्पायरिंग छोड़ूंगा मेरा ये बर्डन आ जाएगा ऐसे ही। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिज़नेस भी साथ चल रहे हैं और इसमें लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंने डाल डाटो को भी किया था वो आगे नहीं चल सका, लेकिन बेटे ने कोई दूसरी ऑप्शन ली है किसी और नाम से खोलें। तो मेरा ये फोकस था कि ये एम्पायरिंग के साथ साथ ठीक है, आपको और चीज़ होना चाहिए, फोकस आपका होना चाहिए कि फिर वो आपका और आप जो ना जो माइंड आपका कई चीज़ों में लेकिन वो आप अपनी जो ना वो जो प्रोफेशन उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फाउंडेशन की तरफ आते हैं। फाउंडेशन का काम आपने शुरू किया, उससे पहले मैं देखता रहा हूँ काफ़ी आप सोशली एक्टिव रहे और काफ़ी प्रोजेक्ट के साथ इस तरह की एनजीओज़ के साथ भी और फाउंडेशन के साथ आप काम करते रहे। अब माशाल्लाह आप अपनी फाउंडेशन लॉन्च कर चुके हैं और हम देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। तो उस हवाले से अगर आप शेयर करना चाहें क्या सोच थी और इसको किस तरह आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ अल्लाह ने जिस बंदे को किसी भी फील्ड में रिस्पेक्ट दी है तो वो मैं ह्यूमैनिटी की तरफ ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि असल ये है कि मेरा ख्याल अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता हूँ लेकिन हकूक़ुल बाद माफ़ नहीं कर सकता। तो अल्लाह का शुक्र है ये पेरेंट की तरफ से था कि हाँ यार कोई लाइफ में ऐसी चीज़ें करनी हैं। तो ये जैसे लीम डार फाउंडेशन का वैसे ही मैंने नाम दिया हुआ था, लेकिन मैं खुद वो पर्सनली करता, अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट कर दी क्योंकि ये बड़ा लोगों का पैसा बड़ा
इम्पोर्टेंट है जी कि इसमें, क्योंकि मेरी ये जो फर्म थी ना, अलीम डार फाउंडेशन रजिस्टर्ड नहीं थी। ठीक है। तो पहले जब सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, मैं पर्सनली तौर पे दोस्तों से रिक्वेस्ट की, पैसा इकट्ठा किया, तो मैं जाके वहाँ मैंने कोशिश की। तो जैसे शादियों में कोई हो गया, कोई क्रिकेटर्स की, इस तरह मैंने हेल्प करने को, लेकिन वो मेरी शुक्र है कि लास्ट मंथ मेरी फाउंडेशन रजिस्टर्ड हुई है। मैं गवर्नमेंट पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ईजी नहीं आजकल जो कि है, मैं समझता हूँ। आजकल मेरा जो थोड़ा सा है कि मुझे जो बैंक का थोड़ा सा टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह जो अकाउंट्स खुल जाएंगे। असल में जो लोगों का पैसा आता है, हाँ जी। एक तो लोगों का ट्रस्ट है, जी। एक तो मैं पर्सनली अपने अकाउंट में पैसा नहीं डालना चाहता किसी का, तो मैं चाहता हूँ ये सारा जो पैसा है वो चैरिटी में जाए। तो अभी मैं थैलेसीमिया के बच्चों के साथ कोई 8 साल से मैं इन्वॉल्व हूँ। माशाल्लाह ये है कि अल्लाह का शुक्र है। पहले मैं ब्लड इकट्ठा करता था उन बच्चों के लिए, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह विदिन फ्यू मंथ्स उन बच्चों को मेरी एक फाउंडेशन में वहाँ जो है सेंटर में ब्लड लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए लंबा कोई इजी नहीं टारगेट, लेकिन इंशाल्लाह कोई भी काम आप ऑनेस्टी तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला इसकी मदद करते हैं, आपकी मदद करते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह इस सेंटर को मैं, लेकिन मेरा मेन इसमें और मकसद है थैलेसीमिया में कि इसको ना जड़ से रोका जाए। बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा जितनी भी निकाह होते हैं, तो क्योंकि ये जब हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम हो, मुझे भी ये प्रॉब्लम जो ब्लड की, जी तो कमी आपको भी हो सकती है, मेरे भी। लेकिन जब आपकी शादी किसी और से होती है, उसको भी ये प्रॉब्लम, फिर इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। ये अब 5 से 7% इनकी रेशियो हो गई है। मतलब इसका पहले ही प्री मैरिज अगर टेस्ट करवा लिया जाए या आइडेंटिफाई करके तो करे तो रोका जा सकता है। जी, मेरा मेन मकसद यही है कि इसको शुरू से रोका जाए और गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाए कि यार जो भी निकाह हो उसमें ये टेस्ट होना ज़रूरी है। उसके अलावा मेरा फ्री एजुकेशन का, फ्री एम्बुलेंस का भी इंशाल्लाह वो साथ। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसमें और सक्सेस दे, बरकत डाले। अच्छा सर, फाउंडेशन की बात की, आपकी एकेडमी भी है, डार एकेडमी, और उसमें हमने देखा काफ़ी यंगस्टर आके खेल भी रहे हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। क्या सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए है या उसमें अंपायर्स के लिए भी कुछ आपने रखा स्लॉट? बिल्कुल जी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेटर नहीं बना, अंपायर बन गया। अब तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ एकेडमी बनाना चाहता हूँ, मुझे ग्राउंड दी जाए जी। और मैं फिर थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उन्होंने मुझे ग्राउंड दिए। 10 साल से मेरे पास माशाल्लाह वो ग्राउंड है। तो वहाँ 7 to 19 ईयर्स के बच्चे वहाँ खेलते हैं और उन बच्चों को बिल्कुल ऑफर है। जो बच्चे हाईली टैलेंटेड हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हमने कोई फ़ीस नहीं रखी। बाकी बच्चों की भी नॉर्मल फ़ीस है। ठीक। तो इसमें मेरे पास डेफ बच्चे हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे। अच्छा। वो 5 बच्चे माशाल्लाह पाकिस्तान डेफ की तरफ से खेल रहे हैं। और इसके अलावा हम जो है ब्लाइंड क्रिकेट को भी है कि उनको मेरे पास आके खेलते हैं आके। तो इसी तरह व्हील चेयर के जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी हमने इस तरह के हमने एकेडमी में फैसिलिटीज़ दी हुई हैं माशाल्लाह। चले माशाल्लाह, आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये तो सारे बाकमाल हैं और इसी वजह से शायद पूरा पाकिस्तान आपको प्यार करता है। सर, लास्ट नोट पे कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट लेवल पे यंगस्टर को, बच्चों को, तो आप प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दें। बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि एक तो आजकल जैसे इलेक्शन का है सिलसिला आगे, देखो वोट की बड़ी अहमियत है जी। मेरी तमाम पाकिस्तानी की रिक्वेस्ट है कि बल्कि मेरा जो अपना ये स्टाइल है कि ये जो है वोट कौमी अमानत है। मैं हमेशा ये नहीं देखता किस पार्टी का बंदा खड़ा है, मैं हमेशा देखता हूँ ये बंदा अच्छा है या कौन है। ये पार्टी का फ़र्ज़ है कि अच्छा बंदा खड़ा करें ताकि लोग उसको वोट दें। जी। तो मेरा तो यही होना चाहिए कि यहाँ जो ये देखें आप कौन बंदा अच्छा खड़ा है और किस पार्टी का नहीं है, जो अच्छा बस को वोट दें। दूसरा, मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा कि क्योंकि इस मुल्क ने हमें बड़ा कुछ दिया जी, और पाकिस्तान हम एक माँ की हैसियत है और मैं समझता हूँ अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुछ ना कुछ इस मुल्क को दें। तो जिस कंट्री की यूथ स्ट्रॉन्ग है, मैं समझता हूँ कंट्री स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी यूथ को चाहिए कि अपने अपने प्रोफेशन में रह के यहाँ ये मुल्क से नहीं भागना, यहाँ रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। रैदर नाम एजुकेशन यहाँ लें, आप मुल्क से बाहर भागे। तो जिस कंट्री की यूथ स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने कहा, वो कंट्री स्ट्रॉन्ग है और आप इसकी बहुत, मैं यूथ की बड़ी, मैं समझता हूँ जिम्मेदारी मुल्क को ऊपर लेके जाए। और मेरा ख्याल है सर, यूथ ही होती है कि जो किसी कौम को या नस्ल को बनाती है, और आप जैसे मेंटोर सीनियर जब रहनुमाई के लिए होंगे तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है यूथ बहुत कुछ सीखेगी भी और आगे भी बढ़ेगी। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फ्यूचर में फिर दोबारा कुछ स्पेशल आपके साथ हम शो रखें और कोशिश करेंगे पूरा डे आपके साथ स्पेंड किया जाए। नाज़रीन, आपने अलीम डार साहब की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और मेरा ख्याल है कि हमें अपने ऐसे हीरोज़ की ज़रूर कदर करनी चाहिए, उनको वैल्यू करना चाहिए और ख़ास तौर पे इनकी जो अचीवमेंट के साथ साथ इनके दूसरे जो फलाई काम है उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।